गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट की किताब के चैप्टर 1 सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। देखिए, आपकी कामयाबी का रास्ता इस बात से होकर के गुजरता है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन जब तक उन कॉन्सेप्ट्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में आया क्या और क्या नहीं आया। तो हम यहाँ पर आपको आज सी इंस्टीट्यूट की किताब के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक बात, जब कभी भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड किसी भी सोर्स से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करा, तो जब कभी भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, तो जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चंस सही थे और 10 क्वेश्चंस आपके गलत थे। तो जो क्वेश्चंस आपने पहली बार में गलत किए हैं, आपको उन क्वेश्चन पर हैश लगाना है। जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत कर दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस के ऊपर हैश लगाइए। फिर वही साइड में लिखिए कि आपने उन क्वेश्चन को गलत क्यों करा। जब आप रिवीजन करेंगे तो 30 क्वेश्चंस की रिवीजन नहीं करनी है, उन मार्क्ड क्वेश्चन की रिवीजन करनी है, उन क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है जिसके ऊपर हैश लगा है, यानी कि 10 क्वेश्चन की। तो जब कभी भी आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे, रिवीजन करने बैठेंगे अपने एग्जाम के वक्त, तो हर बार क्या होगा, फिल्टर होता जाएगा। 10 क्वेश्चन चैप्टर 1 के निकल गए, 15-20 क्वेश्चन आपके डिमांड के निकल गए जो गलत हुए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सही थे। अब जो सही है, आप उसको ऑलरेडी कैसे सही कर सकते, भाई आपने उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सही कर दिया, तो सही को तो सही नहीं किया जा सकता ना, वो तो ऑलरेडी सही है। लेकिन जो गलत किए थे, उन क्वेश्चन को आपको सही करना है। उन क्वेश्चंस में आपके किसी ना किसी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो, जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आज जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हो सकता है आपको किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल देंगे कि सर मुझे इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो मैं जितने ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डाउट होगा, मैं उस डाउट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर मैं स्मॉल वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप और हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ, इकोनॉमिस्ट regards decision making as an important because इकोनॉमिस्ट में इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग, भाई देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी आपने। अब जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने आता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम, हम कौन सी चीज बनाएं और कौन सी चीज ना बनाएं, किसकी मदद से बनाएं और किसकी मदद से ना बनाएं, लेबर की मदद से बनाएं या कैपिटल की मदद से बनाएं, किसके लिए बनाएं और किसके लिए ना बनाएं। तो ये प्रॉब्लम्स आती है ना हमारे सामने। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है हमारे सामने, हमको डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। यस, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड उन रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी भी है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शन है। The resources required to satisfy our unlimited wants are and needs
आर फाइनाइट, फाइनाइट थोड़ी है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज तो फाइनाइट ही है, लेकिन वांट्स जो है वो इनफाइनाइट है। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केर्स, ये ठीक है। It is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unlimited wants and need, ये भी ठीक लग रहा है। Resources have alternative uses, तो ये भी ठीक है। तो आपका जवाब होगा डी, डी इज द राइट आंसर। तो हमको डिसीजन क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, we have scarce resources. Not only the resources are scarce, but these resources have alternative uses. ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए स्टील है और स्टील से हम सिर्फ और सिर्फ मशीनें बना सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कम होती मशीनें। लेकिन ऐसा नहीं है, हम स्टील से मशीनों के अलावा टैंक्स भी बना सकते हैं, प्लेन्स भी बना सकते हैं, कार्स भी बना सकते हैं। तो जब इन सब जगहों पर स्टील इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर मशीन के लिए कम स्टील बचेगा ना। तो अगर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, वैकल्पिक इस्तेमाल भी हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम और भी वर्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज abstract and applies the tools of microeconomics, involves a practical application of economic theory in business decision making, incorporate tools from multiple disciplines। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपको यहां पर ए भी लग रहा होगा, बी भी लग रहा होगा और सी भी लग रहा होगा, लेकिन आंसर डी है, आंसर डी है, बी और सी करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ए क्यों गलत है? हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते ही हैं, तो फिर ए भी करेक्ट होना चाहिए था। बिल्कुल, ए भी करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इसको देखिए, ये क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट a theory. Business economics do not give any principles, do not give any postulates. Business economic abstract नहीं है, theory नहीं है, business economics तो application of the theory है। तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया और बी और सी ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस के डिसीजन लेते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स भी यूज करते हैं, मैथ्स भी यूज करते हैं, तो कई तरीके के हम डिसिप्लिन को यूज करते हैं, इसलिए बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास क्या लिखा है। नाउ इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैर्सिटी टू मीन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, स्कैर्सिटी एक रिलेटिव टर्म है, स्कैर्सिटी एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि स्कैर्सिटी को हम हमेशा डिमांड के रिलेशन में देखते हैं, हम स्कैर्सिटी को हमेशा अनलिमिटेड वांट्स के रिलेशन में देखते हैं। स्कैर्सिटी अकेले का कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं चांद पर पानी की कमी है, तो जब मैं ये कहता हूं कि चांद पर पानी की कमी है, तो इसका मतलब क्या है भाई, चांद पर डिमांड करने वाला कौन है? जब डिमांड ही नहीं तो कमी का अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ स्कैर्सिटी विदाउट द अनलिमिटेड वांट्स? देखिए, हमारे सिक्के के दो पहलू हैं, जहां एक पहलू में हम अनलिमिटेड वांट्स को देखते हैं, तो दूसरे पहलू में हम स्कैर्सिटी को देखते हैं। ये दोनों सेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। स्कैर्सिटी अकेले का कोई मतलब नहीं है। वांट्स अगर अनलिमिटेड हैं तो स्कैर्सिटी है, अगर वांट्स अनलिमिटेड नहीं तो स्कैर्सिटी कैसे? सो स्कैर्सिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि स्कैर्सिटी को हम हमेशा इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स देखते हैं।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन क्या है। In economics, we use the term scarcity to means absolute scarcity, no, relative scarcity, that is scarcity in relation to wants of the society। तो मैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पर मैं हैशटैग लगा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि इन क्वेश्चन को रिवीजन करते वक्त आपको जरूर देखना है। जिन क्वेश्चन पर मैं हैशटैग लगाऊंगा ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चों के गलत होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। What implication does resource scarcity have for the satisfaction of wants? देखिए, रिसोर्स स्कैर्सिटी से आप क्या समझते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेज का अभाव है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी सभी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर रिसोर्सेज अबंडेंट रही होती फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है और उन वांट्स को पूरा करने के लिए साधन, रिसोर्सेज, मींस लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज स्केर्स है, इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका इंप्लीकेशन है नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। ये करेक्ट है। वी विल नेवर बी फेस्ड विद नीड्स टू मेक चॉइसेस। ये गलत है। तो मेरे पास ए ऑप्शन है, मैं ए को चुनता हूं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों को पहचानने की आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अगर स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है तो स्टेटमेंट में होगा शुड बी, शुड नॉट बी, ought to be, ought not to be। यस, अगर शुड बी, शुड नॉट बी, ought to be, ought not to be नहीं लिखा हुआ तो जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको स्टेटमेंट कुछ सजेस्ट कर रहा है। यस, आपको कुछ सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में खास तौर से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, दाम बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक एक्शन का क्या रिएक्शन होता है ये बताते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। तो आइए देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सा है, स्टेटमेंट कौन सा है। प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या मतलब इस स्टेटमेंट का कि प्लान्ड इकोनॉमीज यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का वितरण गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मदद से करती है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर बी, most transitional economies have experienced the problem of falling output and rising prices over the past decade। बदलती हुई इकोनॉमीज में बढ़ते हुए दाम और गिरते हुए आउटपुट देखे गए हैं पिछले दशकों में। तो यहां पर कोई सजेशन है? नहीं है ना, तो ये नॉर्मेटिव नहीं है। आगे देखिए, देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमी देन प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमीज यानी कि सोशलिज्म, मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर को ज्यादा आजादी होती है। तो यहां पर क्या कोई सजेशन है क्या? नहीं ना, तो फिर ये भी नॉर्मेटिव नहीं है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम शुड बी द मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आय की असमानता को कम करना मिक्स्ड इकोनॉमी की प्राथमिकता होनी चाहिए। यस, ये नॉर्मेटिव है क्योंकि यहां सजेशन है, तो मैंने इसको टिक कर दिया। आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम मतलब 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है। स्कैर्सिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑन,
स्कैर्सिटी तो हर जगह लिमिटेशन क्रिएट करती है, चाहे इकोनॉमी कोई सी भी हो। देखते हैं हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड द नेशन एज अ होल। तो स्कैर्सिटी हर के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आज कोरोना वायरस फैला हुआ हर जगह, तो नेशन, कई देशों ने घुटने टेक दिए। तो देश के सामने भी प्रॉब्लम है, हाउस होल्ड के सामने प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम है। तो जवाब होगा ए। स्कैर्सिटी सबके सामने लिमिटेशन क्रिएट करती है, चाहे वो बिजनेस फर्म हो, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, या पूरा देश हो, या पूरा विश्व हो। ऐसा नहीं है कि कोई देश स्कैर्सिटी वाली प्रॉब्लम से अछूता है। दुबई और दूसरे अमेरिका या कोई और भी धनाढ्य देश जहां खूब सारा पैसा है, तो हर देश कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर दवाएं नहीं है, कहीं पर साधन नहीं है, तो कहीं पर कोई और समस्या है। तो स्कैर्सिटी सबके लिए प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स अप्लाइड, एग्रीगेट, एक्सपेरिमेंटल, नन ऑफ द अबव। तो जवाब है इसका एग्रीगेट। सवाल उठा, सर एग्रीगेट क्यों है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, वहां पर हम प्राइस से डिटर्मिनेशन करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, और नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की मदद से क्या तय होगा? नेशनल इनकम, टोटल इनकम, एग्रीगेट इनकम। तो सब कुछ एग्रीगेट ही तो पढ़ा जा रहा है मैक्रो में। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं एग्रीगेट इकोनॉमी। तो हमारे पास जवाब है बी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एनालिसिस वुड बी। कौन सा पॉजिटिव एनालिसिस होगा? तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो हमको ढूंढना होगा an analysis of relationship between price of food and the quantity purchased। प्राइस ऑफ फूड और क्वांटिटी परचेज के बीच में रिलेशनशिप, क्या यहाँ कोई सजेशन है? नहीं। तो मुझे यही पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, हालांकि हम बाकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, ये तो नॉर्मेटिव है। डिटरमाइनिंग फेयर प्राइस फॉर द फूड, ये भी नॉर्मेटिव है। फेयर, अनफेयर, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, ये वो शब्द हैं जो क्वालिटी शो करते हैं। तो जहां कहीं पर भी क्वालिटेटिव बात हो, वो नॉर्मेटिव होता है। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, सजेशन है। तो इसलिए तीनों नॉर्मेटिव है, आंसर हो जाएगा ए। पॉजिटिव पूछा था उसमें, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। A study of how increase in corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of। देखो किस तरीके से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्रभावित करेगा। तो ये कहां पढ़ा जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, डिस्क्रिप्टिव में, माइक्रो में, नॉर्मेटिव में। अब यहां पर आंसर तो है इसका ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि नेशन की बात हो रही है। लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या उसने आपको पूछा है कि वो स्टेटमेंट कैसा है? नहीं ना। वो आपको ये तो नहीं पूछ रहा ना कि वो स्टेटमेंट कैसा है, वो तो सिर्फ आपको पूछ रहा है कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां स्टडी किया जाएगा, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, ये किसके दायरे में आता है। तो ये दायरे में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इसीलिए इसका जवाब है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ए। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Which of the following does not suggest a macro approach for India? कौन सा मैक्रो अप्रोच नहीं है? Which of the following does not suggest macro approach for India?
कौन सा मैक्रो अप्रोच यानी कि कौन सा मैक्रो का पार्ट नहीं है। चलिए देखते हैं पहला, डिटरमाइनिंग जीएनपी ऑफ इंडिया, तो ये तो मैक्रो में आएगा क्योंकि हम मैक्रो में तो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन करते हैं। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एक फर्म की बात हो रही है एबीसी लिमिटेड की, क्या ये मैक्रो में आएगा? नहीं ना, तो ये तो मैक्रो में आएगा, तो आंसर साफ है, बी इज द आंसर। ठीक है, इन्फ्लेशन इन इंडिया मैक्रो में आएगा। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री, ये कहां आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मैक्रो में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल में बोला गया कि आप यहां चार व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। राम ने कहा मेरी कॉर्न हार्वेस्ट खराब हो गई। किशन बोला घबराओ मत, दाम के बढ़ने से नुकसान कंपनसेट हो जाएगा। मधु बोला, अवेल विनोद बोला, क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्रॉप, क्लाइमेट फसल को प्रभावित करती है, कुछ साल अच्छे होते हैं कुछ साल बुरे होते हैं। मधु बोला, सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि हमारी इनकम ना गिरे। तो यहां पर चार लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपको पूछा गया है कि बताइए किस व्यक्ति ने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोला। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहां मधु ने कहा गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल, सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि हमारी इनकम ना गिरे। तो यहां सजेशन है, तो मधु के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इकोनॉमी इज विदाउट स्कैर्सिटी। अब आप इस ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट्स को, और उसने पूछा है आपको, क्या कोई एक ऐसी इकोनॉमी का नाम जानते हो जहां किसी भी चीज का अभाव ना हो? ऐसी तो कोई इकोनॉमी नहीं है। आज अमेरिका ने घुटने टेक दिए, वहां चाइना में भी प्रॉब्लम चल रही है, भारत में भी प्रॉब्लम चल रही है, भारत भी विकासशील देशों में 5वें नंबर पर आ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। प्रॉब्लम तो हर जगह है भाई, कोई सी भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहां पर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा चलो हम कल्पना की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं। हम लोग कई बार छोटे थे, छोटे तो खैर आप अभी भी हैं, लेकिन जब आप बहुत छोटे थे तो आप ऐसी बातें करते थे कि यार स्वर्ग में तो कितना अच्छा होता होगा, है ना? किसी को कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती होगी, इंद्र देवता आराम से बैठे अपनी शैया के ऊपर, और उर्वशी नाच रही है, रंभा नाच रही है। तो देखिए, प्रॉब्लम वहां पर भी होगी, प्रॉब्लम वहां पर भी होगी। देखिए, कोई सी भी इकोनॉमी हो, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो देवता और जो वो है राक्षस है वो क्यों लड़ते? प्रॉब्लम तो है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो लड़ाइयां क्यों होती? ये तो इमेजिनेशन की बात हो गई। तो इनफैक्ट ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहां पर स्कैर्सिटी ना हो। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर, आजादी से पहले का भारत जब ज्यादा से ज्यादा लोग किसान थे, तो क्या गरीबी नहीं थी? गरीबी तो खूब थी। मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज बिलियनर, काल्पनिक इकोनॉमी जहां सभी व्यक्ति जो है वो क्या है, पैसे वाले हैं, चाहे कितना भी पैसा हो। प्रॉब्लम्स तो हर देश में है, चाहे मिथिकल हो चाहे रियलिस्टिक हो। इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल, जहां हर व्यक्ति के पास बराबर बराबर पैसा हो। बराबर बराबर पैसा होने से क्या प्रॉब्लम घट जाती है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो हर किसी के सामने है। यस, अब देखिए, एक गवर्नमेंट क्वार्टर में जहां पर ऐसे एक जैसे लोग रहते हैं जिनकी मोस्ट ऑफ देयर सैलरी एक जैसी है, तो क्या वहां प्रॉब्लम्स नहीं? ऐसी देश जहां पर सोशलिज्म है, हालांकि ऐसा कोई देश है नहीं जहां पर प्योरली सोशलिज्म हो, लेकिन ऐसा देश जहां प्योरली सोशलिज्म है, जहां पर आय की असमानता नहीं होती, सब लोगों के पास करीब करीब एक ही जैसा पैसा होता है, तो क्या प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम हर जगह है। तो जवाब होगा इसका नन ऑफ द अबव। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स?
देखिए कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कार्य क्षेत्र के बाहर आता है। पहला ऑप्शन प्राइस ऑफ मैंगो। देखो प्राइस डिटर्मिनेशन तो माइक्रो में आता है, तो ये तो आएगा माइक्रो में। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, क्योंकि माइक्रो में आप कॉस्ट एनालिसिस पढ़ते हैं। कॉस्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्राइस डिटर्मिनेशन हो सके। क्वांटिटी ऑफ मैंगो परचेज डिमांड सप्लाई की मदद से प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता, तो ये भी आएगा। नेशनल इकोनॉमी एंड एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। क्यों भाई? यस। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे बंधु। पॉइंट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। देखिए मेरे पास रिसोर्सेज का अभाव है, तो मेरी सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि मैं अब अपनी रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करूं। जैसे अभी मैं न्यूज देख रहा था, तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में सबसे पहले दिल्ली वालों का हक होगा। देखिए हालांकि इसके ऊपर कई तरीके की चर्चा, बातचीत, पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन हमारा अभी उद्देश्य इन बातों में उलझना नहीं है। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हाउ टू एलोकेट हॉस्पिटल बेड्स। किसको दें? दिल्ली वालों को दें कि जो हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, नोएडा से दिल्ली पहुंच रहे इलाज कराने के लिए, उनको दें? हाउ टू एलोकेट? अब देखिए स्केर्सिटी है तो एलोकेशन प्रॉब्लम है। तो ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, देखो तीन प्रॉब्लम्स होती हैं सरकार के सामने। पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, इन्फ्लेशन हो तो उसको मिनिमाइज करना, डिफ्लेशन हो तो उसको मिनिमाइज करना। यस। तो हमारे पास तीन फंक्शंस है जो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। पहला क्या बताया मैंने? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब आप अपनी रिसोर्सेज को कहां एलोकेट करेंगे, कहां लगाएंगे। इससे मशीनें बनाएंगे कि टैंक बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे कि कॉलेजेस बनाएंगे, प्लेन्स बनाएंगे कि कार्स बनाएंगे, टैब्स बनाएंगे कि स्कूटर्स बनाएंगे, बनाएंगे क्या? हाउ टू एंड वेयर टू एलोकेट आवर रिसोर्सेज, ये माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। दो माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आती है, एक एलोकेशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि वितरण माइक्रो लेवल पर आकर होता है, जमीन पर आकर के होता है, जमीनी यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चीजें मैटर करती हैं। दैट्स व्हाई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है और सिर्फ स्टेबलाइजेशन मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन कहलाता है। अब आ जाइए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा? तो भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या आता है? बिजनेस के डिसीजन। हम ये प्रोडक्ट, ये डिसीजन लें कि ना लें, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें कि ना करें, हमको यहाँ मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के डिसीजन देखते हैं। क्या है ऑप्शन? शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस? क्या हमारी फर्म को बिजनेस में रहना चाहिए? ये तो बिजनेस डिसीजन में आएगा। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस एंड एट प्राइस शुड बी केप्ट? कितना बनाए और कितना प्राइस होना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट? किस तरीके से मार्केट को, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाए। हाउ शुड बी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? पकड़े गए ना ये जवाब? अनएम्प्लॉयमेंट ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आता, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कार्य क्षेत्र है। यस। तो अपने हाल भेजते रहिएगा। कैसे हैं आप? अपने बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगे। क्योंकि देखो प्रोत्साहन, एप्रिसिएशन तो हर किसी को भी चाहिए। आप जब एप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि अल्टीमेटली आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप कौन हैं? आप मेरे स्टूडेंट हैं और ये जर्नी आप लोगों की वजह से ही यहाँ तक मैंने कवर करी है, आगे भी कवर करूँगा और आपको इसी तरीके से बहुत सारा प्यार बाँटता रहूँगा। मेरे इकोनॉमिक शास्त्र वाले यूट्यूब चैनल पर आपको पता नहीं कितनी सारी सुविधाएँ मैं देने वाला हूँ जिसका मुझे भी अभी अंदाज़ा नहीं है। बस आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, अपने स्कूल के जूनियर्स को भी बताइए। यस, 11th क्लास 12th क्लास के जूनियर्स को बताओ भाई इकोनॉमिक्स शास्त्र को सब्सक्राइब करो। यस, क्योंकि 12th क्लास में है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में अकाउंट्स का टीचर इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ा सकता, इकोनॉमिक्स का टीचर ही पढ़ाता है उसको। एप्लीकेशन बेस्ड है वो, डाटा बेस्ड स्टडी है। तो हर बच्चे को बताइए, जिसको भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसको बताइए। तो आपका ये योगदान सराहनीय है, आपने ये काम जरूर करना है और अपने दोस्तों को बताना है। चलिए आगे चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? फिर आ गया नॉर्मेटिव। शुड बी ढूंढो, शुड नॉट बी, ऑट टू बी, ऑट नॉट टू बी। अगर ऐसा कुछ नहीं तो सजेशन होगा। चलो देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, है तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। आगे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मिनिमम वेजेस शुड बी 200 रुपीज पर डे, ये कम से कम 200 रुपया प्रतिदिन तो वेज होनी चाहिए, है ना सजेशन? तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? अगेन सिंपल क्वेश्चन है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, कॉटन इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो माइक्रो में आएगा। इफेक्ट ऑफ स्टील प्राइस व्हेन मोर स्टील इज इंपोर्टेड, अगेन स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, माइक्रो में आएगा। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिया, तो ये तो इन्फ्लेशन महंगाई की बात हो रही है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कार्य क्षेत्र है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, है ना, ये आएगा आपके मैक्रो में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर कई सारे सवाल पूछ लिए इंस्टीट्यूट ने। अब आ गया है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी while normative economics find out the reason for the poor performance. आगे, positive economics describe fact of the economy while normative economics involves evaluating whether some these are good or bad for the welfare of the people. Normative economics describe the fact, no, positive described while normative, तो आंसर है बी, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट बताता है और नॉर्मेटिव ये इवैल्यूएट करता है और ये बताता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गुड है, क्या बैड है। तो 18 का आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आता। अब सवाल उठा कि सर एक बिजनेसमैन को बिजनेस बनाते वक्त क्या अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग बात है। अकाउंट्स किन स्टैंडर्ड्स पर, किन मानकों पर आधारित होना चाहिए, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में कभी भी नहीं पढ़ा जाता, ये तो अकाउंट्स में पढ़ा जाता है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स, ये भी करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट टू वरी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, ये गलत है।
सवाल उठा सर इसमें क्या गलत है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता देना है कि बिजनेस करने के लिए एक बिजनेसमैन को सरकार की नीतियों का भी पता होना चाहिए, उसको सरकार की फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी पता होना चाहिए। यानी कि उसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का नॉलेज ही नहीं होगा तो वो बिजनेस कैसे चलाएगा। सरकार नया बजट लेकर आई है, सरकार ने टैक्सेशन में अमेंडमेंट किया है, तो ये सब क्या पता नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, उसका नॉलेज होना जरूरी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केर्स बिकॉज दे, इकोनॉमिक गुड्स स्केर्स माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं स्केर्स? बिकॉज दे कैन नॉट इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्योंकि क्या हम उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। Do not exist in adequate quantity to satisfy requirement of the society, are of primary importance in satisfying social requirement, are limited to man made good। तो देखते हैं कि वो स्केर्स क्यों है। बिकॉज वो एडिकेट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जिससे कि सोसाइटी की वांट्स पूरी हो सके। इसलिए जवाब है मेरे पास बी, जवाब है मेरे पास बी। ठीक है, कैन नॉट इंक्रीज इन क्वांटिटी, हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं। पेट्रोल की स्कैर्सिटी हमने कम करी है, पहले काफी ज्यादा हम नीचे गए हैं और ज्यादा हमने पेट्रोल बेड्स को ढूंढा है। ऐसा नहीं है कि स्कैर्सिटी है तो हम आगे ज्यादा और ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पता लगा पा रहे, लगा रहे। नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम नए नए सोर्सेज पता कर रहे हैं रिसोर्सेज के। तो ए ऑप्शन गलत है, बी करेक्ट जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्री मार्केट का मतलब आपको पता होना चाहिए, इस पर कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कैपिटलिज्म को आप फ्री बोलो, मार्केट इकोनॉमी बोलो, लेसेज फेयर इकोनॉमी बोलो, तीनों बातें एक ही है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब कैपिटलिज्म, और सोशलिज्म को आप प्लान्ड बोलो, कमांड बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव बोलो, इट इज वन एंड सेम थिंग। तो इन फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होता है भाई। कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस हो, चाहे हाउ टू प्रोड्यूस हो, चाहे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, कैसे डिसाइड होती है? बाय प्राइस मैकेनिज्म, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई की मदद से, प्राइस की मदद से तय होता है। तो जवाब होगा व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ, तो मोर प्रिसाइजली हमको ढूंढना पड़ेगा क्या बनेगा। तो जो कंज्यूमर कहता है हम तो वो बनाएंगे। कंज्यूमर मांगेगा शराब, हम शराब बनाएंगे। कंज्यूमर मांगेगा किताब, हम किताब बनाएंगे। आंसर क्या होगा? सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सवाल आ गया फिर से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वैसा ही सवाल है जैसा सवाल ऊपर था, 22 नंबर वैसा ही नीचे है, लेकिन अब की बार इसने ऑप्शन में प्राइस दिया हुआ है, तो जवाब होगा प्राइस। फिर सवाल उठा सर डिमांड सप्लाई की मदद से होता है, तो डिमांड सप्लाई आपने क्यों नहीं चूज किया? डिमांड सप्लाई दोनों ना, ए ऑप्शन में डिमांड दिया हुआ है, बी ऑप्शन में सप्लाई दिया है, दोनों तो चुन नहीं सकते। लेकिन प्राइस सारे काम करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनेगा, जो सबसे महंगा है मैं वो तो वो बनाऊंगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनेगा, जो सबसे सस्ता साधन है मैं तो उसकी मदद से बनाऊंगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, जो मुझको सबसे ज्यादा दाम दे सकता है मैं उसके लिए बनाऊंगा। गॉट इट? अब आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is considered a disadvantage of allocating resources using market system? मार्केट सिस्टम यानी कि कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आय की असमानता, इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम। यहां पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है, अमीर का बेटा और अमीर हो जाता है, गरीब का बेटा और गरीब रह जाता है।
राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखिए, जो धन आपके दादाजी ने अर्जित कर आपके पापा को मिला, पापा भी खूब अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिया, अब वो सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। आप भी कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे, आप भी धन कुबेर हो जाएंगे। तो आने वाले समय में तो पैसे वाले का बेटा और पैसे वाला हो गया ना, तो ये तो गलत है, गलत है, एथिकल नहीं है। अब देखो ना, चारों तरफ कितनी गरीबी है, बहुत दुख होता है। मन करता है डेली कि कोई भूखा मिले तो उसको खाना खिला दे, लेकिन डर डर के घर में दुबक के बैठे हैं कि बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम है। सब भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। भगवान डालेगा सबके मुंह में रोटी। एक कहानी सुनाता हूँ, चलो यहाँ पर। एक व्यक्ति था और उसने गॉड को चैलेंज कर दिया। वो कहता है कि सब कहते हैं कि भगवान खिलाता है, भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, और मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि भगवान मुझे नहीं खिलाता। चैलेंज, बेटे ने चैलेंज दे दिया बाप को, गॉड को। अब भूखा प्यासा जाकर पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। अब कहता है, बैठा हूं मैं यहां पर पेड़ पर, घना श्याना बैठा है ऊपर, आ खिला रोटी, खिला मने रोटी, खिला सके तो। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, भूखा बैठा है, गॉड को चैलेंज। अगले दिन सवेरे कोई महिला पेड़ के नीचे, पेड़ की पूजा करते हैं लोग, पेड़ के नीचे खाना रख के चली गई कि कोई भूखा खा लेगा। अब वो बेटा ऊपर देख रहा है व्यक्ति, अच्छा, खाना नीचे, मैं ऊपर हूं, ले खिला सके तो खिला, मैं तो नहीं खाता अपने हाथ से, सुना है तेरे बगैर पत्ता नहीं हिलता, खिला सके तो खिला, मैं तो नहीं खाता। बैठा भूखा, सवेरे से शाम हो गई, वो नीचे उतरा नहीं, खाना नीचे पड़ा है, इंतजार कर रहा है कि भगवान खिलाएंगे। अगले दिन सवेरे सवेरे वहां से कुछ डाकू घोड़े पर बैठे बैठे निकल रहे थे। अचानक उस जंगल के रास्ते जहां से डाकू निकल रहे थे, उनमें से एक डाकू की खाने पर नजर गई। ने कहा, सरकार यहाँ खाना रखा है, स्वादिष्ट फल रखे हैं, व्यंजन रखा है, चलो खाना खा लेते हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा, खबरदार, जो खाने को हाथ लगाया, ये खाना हमें फंसाने के लिए जानबूझकर पुलिस ने रखा है। खाना यहां रखा है तो पुलिस का आदमी भी कहीं आसपास ही होगा, तलाशो। सब जंगल में इधर उधर उस आदमी की तलाश करने लगते हैं, पुलिस वाले की तलाश करने लगते हैं, किसी को नहीं मिलता। अचानक एक डाकू की नजर जाती ऊपर, वो कहते, वो बैठा है ऊपर, वो पुलिस वाला बैठा ऊपर। सरदार ने कहा, नीचे आजा। ने कहा, मैं नहीं आता। डाकू पर चढ़ा पेड़ पर, उसको नीचे पकड़ करके ले आया। अब ने कहा, ये जहर वाला खाना तूने हमारे लिए रखा है ना, अब तू खाएगा इसको।
तू खाएगा इसको, और उसके मुंह पे जबरदस्ती खाना ठूस दिया। गॉड को चैलेंज करने चला था, खाना पहुंच गया उसके मुंह में। तो बहुत बड़ी शक्ति है ये। चैलेंज ना करें, विश्वास करें। और कई बातें ऐसी होती है जिनके पीछे लॉजिक्स नहीं होते, सिर्फ विश्वास होता है। आप अपने पापा पर कितना विश्वास करते हैं? आपको लगता है ना पापा सब ठीक कर देंगे? है ना विश्वास? मम्मी सब ठीक कर देंगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, पापा सब ठीक कर देंगे। तो ये विश्वास आपके अंदर है, और आपके मम्मी पापा आपके लिए गॉड है। तो देयर इज ऑलवेज द बिलीव, वो पावर होनी चाहिए जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। आप अपने आप से कहिए, मैं बनूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिल्कुल बनूंगा, जरूर बनेंगे आप, मेरा ऐसा वायदा है। आपके साथ प्रॉमिस है। आप ईमानदारी से पढ़िए, डेली 4 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए। 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, कोई नहीं रोक सकता। आएंगे आप एक बनने का लड्डू खिलाने के लिए मुझे, ठीक है? चलिए, अब मैं आगे चलता हूं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। Which of the following is considered a disadvantage of allocating resources using the market system? मार्केट सिस्टम का डिसएडवांटेज मैंने बताया, आय की असमानता। तो जवाब होगा इनकम विल बी टेंड्स टू अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आय की असमानता है ना, आय की असमानता, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। नेक्स्ट इन द लाइन, Which of the following statement does not apply to market economy? Again कैपिटलिज्म का क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट कैपिटलिज्म को अप्लाई नहीं करता? फर्म डिसाइड whom to hire and what to produce, बिल्कुल ठीक है। फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये भी ठीक है। हाउसहोल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क एंड फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाउसहोल्ड डिसाइड करेगा कि मुझे किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। यस। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज। अरे भाई, प्राइमरी फोर्सेज गवर्नमेंट नहीं होती, यहां पर तो प्राइमरी फोर्सेज तो होती है डिमांड और सप्लाई। तो ये गलत है, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इन मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, नहीं, सोशलिज्म में होता है ऐसा। तो ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, नहीं, ऐसा तो कैपिटलिज्म में होता है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर पार्टली टेकन बाय स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट, एंड पार्टली टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ये बिल्कुल सही जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 27, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का मतलब सोशलिज्म, मार्केट इकोनॉमी का मतलब कैपिटलिज्म। क्या हम ये देखते हैं इकोनॉमिक्स में कि दोनों में से कौन अच्छा है? ऐसा तो कुछ इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते आप। गारंटिंग द प्रोडक्शन अकर्स इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर, गारंटिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फॉर एवरी सिटीजन, allocating scarce resources in such a manner that society unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner. So D is the answer. हमारे पास scarcity है और हम scarce resources को इस तरीके से allocate करना चाहते हैं जिससे कि maximum possible लोगों की जरूरत पूरी हो जाए। Yes, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चोजन एज। ये सवाल तो आपको पता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो इस्तेमाल करता है जहां कैपिटल सरप्लस हो। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर सी दे देते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी डेवलप्ड हो चाहे अंडर डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, वो साधन वही इस्तेमाल करेगा जो सरप्लस है। अगर डेवलप्ड इकोनॉमी में लेबर सरप्लस हुआ तो कैपिटल इंटेंसिव क्यों यूज करेगा? वो तो लेबर यूज करेगा। चाइना एक डेवलप्ड इकोनॉमी है लेकिन वहां लेबर ज्यादा है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगा ना। वो
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को क्यों यूज करेगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो यूज करेगा जहां कैपिटल सरप्लस है, इसलिए इसका जवाब डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं हो सकता। जवाब है बी। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। हु प्रोड्यूस व्हाट का मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये गुड्स कब बनाया जाए, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। हु कंज्यूम व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस, ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आता है, लेकिन व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नहीं आता है। नेक्स्ट, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। आज हम क्या बनाएं कि भविष्य में हमारी और ज्यादा बनाने की क्षमता बढ़े, तो आज बनाओ मशीनें, आज बनाओ कैपिटल गुड्स, ताकि हमारी प्रोडक्टिव क्षमता और बढ़े। तो जवाब क्या होगा? कैपिटल गुड्स, क्योंकि जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाएंगे उतनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, उतना ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, उतनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी, देश की क्षमताएं और बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। The economic system in which all means of production are owned and controlled by private individual for profit. कैपिटलिज्म, सिंपल सवाल है, आपको पता है कैपिटलिज्म में ऐसा होता है। 32 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कैर्सिटी, नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। बी इज द आंसर। बड़ा सिंपल सवाल। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ। आपको चुनने की आजादी है, आपको आजादी है। शराब पीना चाहते हो तो शराब पियो, आप किताब खरीदना चाहते हो अपने पैसे से, किताब खरीदो। आप से फॉर एग्जाम्पल लिवाइस की जीन्स खरीदना चाहते हो, लिवाइस की खरीदो। आप आईपैड खरीदना चाहते हो, आईफोन खरीदना चाहते हो, आईफोन खरीदो। कोई आपको डायरेक्ट नहीं करेगा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको आजादी है, जो मर्जी चाहे खरीदना खरीदो, जहां मर्जी चाहे पैसा खर्चना खर्चो। ऐसी आजादी होती है कैपिटलिज्म में। वहां पर कंज्यूमर किंग होता है, कंज्यूमर सॉवरेन होता है। फिर सवाल उठा, सर हमारे देश में भी तो आजादी है, हम तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका जवाब मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमको पूर्णतः आजादी नहीं है। क्या मतलब? सरकार कहती है कि हम आपको 6 बियर की बोतल से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे जी? क्योंकि नहीं देंगे बस। सरकार कहती है हम आपको 12 सिलेंडर से ज्यादा नहीं देंगे, एलपीजी सिलेंडर। क्यों नहीं देंगे? भाई नहीं देंगे बस। हमारी मर्जी। सरकार कुछ चीजों का निर्णय खुद लेती है। आपकी उन्मुखता को, सोवरेनिटी को वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, और करा भी है उसने। तो कंज्यूमर पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो जवाब होगा कैपिटलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटीज आर मिनिमल अंडर। कम कहां होगा? इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा थी कैपिटलिज्म में, तो सबसे कम कहां होगी? सोशलिज्म में। बड़ा आसान है ये तो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस क्या होता है? वो चीजों का दाम जो सरकार तय करती है, हम उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस। सरकार तय करती है किन चीजों का दाम? सरकार डिसाइड करती है प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट। तो हम इन चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस कहते हैं। प्राइस डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नो। प्राइस डिसाइडेड बाय द सेलर ऑफ द मार्केट, नो। प्राइस डिसाइडेड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजली गवर्नमेंट, यस। तो आंसर हो गया यस। यहां पर खत्म हो गया सीए इंस्टीट्यूट की किताब के सारे क्वेश्चंस। अब एक डाउट आता है एक बड़े ही इनक्विजिटिव स्टूडेंट के अंदर कि सर इतने क्वेश्चन से करने से हो जाएगा? नहीं हो, करने पड़ेंगे। सर और क्वेश्चन कहां से करें? ऐसे तो बहुत सारी किताबें बाजार में मिलती हैं, लेकिन किताबों से कुछ होता नहीं। आपको अगर और क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरी गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लास ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा तो प्रमोशन करना बनता है। आप
जब मेरी क्लासेस लेते हैं तो मैं हर चैप्टर पर करीब करीब 100-150 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराता हूँ, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद मेरी गारंटी है आपको, इकोनॉमिक्स प्लस बीसी के दोनों मिला करके 100 में से कम 80 मार्क्स आएंगे, ज्यादा और भी आएंगे। 90, 95, 100 ये मार्क्स अब तक ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बार मेरे एक स्टूडेंट के, जिसका नाम सूरज झुंझुनवाला था, सीपीटी में उसने 50 में से 50 नंबर इकोनॉमिक्स में अर्न करे थे, एंड ही वाज द ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर। यस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब सैटेलाइट क्लासेस में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग शहरों में होते हैं, नाम तो याद नहीं होता लेकिन उनके मैसेजेस आते रहते हैं। सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, इंटर में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए। 40 में से, अब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के मार्क्स अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन उस बच्चे के एफएम और इको में मिला करके 98 मार्क्स थे। तो आप मेरे हाथों में सुरक्षित है। जुड़ते जाइए, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और ये कड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए, अब मैं चलता हूं, आपसे विदा लेता हूं। तब तक मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा तो इसी तरीके से मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।